तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर और सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। स्पेशली ये बिहार बोर्ड का बुक है। जैसा कि अभी तक आप लोग 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसका इकाई 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसका ये पार्ट 1 है। सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है और आजीविका का अर्थ क्या होता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अर्थ का अर्थ होता है पैसा रुपया, और व्यवस्था, व्यवस्था तो आप लोग समझते ही हैं, हर चीज़ का व्यवस्था करना, यानी कि हर व्यक्ति को अपने घर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप हैं, हम हैं, चाहे कोई भी हो, कम या अधिक सबको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को अच्छे ढंग से रखने के लिए जो हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं, वो कहलाता है हमारी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। और दूसरा है आजीविका। आजीविका मतलब होता है कमाई या कमाना। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता जरूर है, क्योंकि पैसा फ्री में नहीं मिलता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग फीस जमा कर रहे हैं, तो ये भी मेरी आजीविका हुई। ये मेरी क्या हो गई? आजीविका। आजीविका का अर्थ हुआ कि वह साधन जिसके द्वारा आपके परिवार का खर्चा चलता हो, आपके परिवार का पालन पोषण होता हो, वो आजीविका कहलाता है। क्या कहलाता है? आजीविका कहलाता है। आपके पिताजी, आपके भैया, चाहे जो भी हैं, घर में जो लोग काम करते हैं, जिस काम के द्वारा वे लोग कमाते हैं, वह उनकी आजीविका कहलाती है। तो शायद समझ में आ चुका होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और आजीविका क्या है। तो चलिए चैप्टर को हम लोग अब शुरू करते हैं। किताब में आप लोग देखेंगे, किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर होती है। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, अगर उस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो मात्र 2 चीज़ों पर टिकी हुई है। एक है कृषि, जिसको हम लोग कहते हैं खेती। कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? खेती। और एक है उद्योग। उद्योग मतलब होता है फैक्ट्री, कंपनी, कारखाना। आप लोग अक्सर सुनते होंगे या देखते होंगे कि लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर कमाने के लिए ही जाते हैं। बाहर जहाँ पे लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो किसी न किसी शहर में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम करते हैं। वो उद्योग कहलाता है। और हर देश की अधिकतर जो आबादी होती है, अधिकतर जो जनसंख्या होती है, या तो वो खेती करती है या किसी फैक्ट्री में काम करती है। अन्य कामों में बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 कामों में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश का जो मूल आधार है अर्थव्यवस्था का, वो कृषि और उद्योग होता है, और इसी के आधार पर हमारी आजीविका भी निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है, और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो खेती तो पहले भी था, खेती आज भी है, लेकिन खेती की तुलना में उद्योग जो है, यानी कल कारखाने जो हैं, बहुत सारे लगे हुए। आज जो समय है वो कारखानों का समय है। आप देखिए, आज हर वस्तु बन रही है, तो ज़्यादातर वस्तुएं कहाँ बन रही हैं? किसी न किसी फैक्ट्री या कंपनी से ही बन रही है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर बात की जाए 18वीं शताब्दी की, तो समझ जाइए, एक कम कर दीजिएगा उसमें से, यानी 1700 ईस्वी की बात हो रही है। और एक शब्द है यहाँ पे उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब होता है अंतिम, और पूर्वार्ध मतलब होता है शुरुआत। यानी कि 1700 ईस्वी के अंत में, यानी 1790-95 जो भी हो, उस टाइम में
ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक सूत्रपात हुआ। मतलब कि दुनिया में सबसे पहले अगर खेती और कारखाने सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर हुए थे तो वो देश कौन था जी? ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड कहा जाता है। वहीं जो अंग्रेज थे पूरी दुनिया पे शासन किए थे। अगला पैराग्राफ है औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत मतलब होता है बहुत अधिक, बृहत रूप स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के न होकर मशीनों के द्वारा होता है। यानी कि जो भी कंपनी होती है, जो भी फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो काम होते हैं वो मशीनों के द्वारा ही किए जाते हैं। आदमी का काम उसमें बहुत कम पड़ता है। जैसे जब कारखाने नहीं थे, जब फैक्ट्रियां नहीं थी, तो उस समय क्या थे हमारे देश में? उस समय था कुटीर उद्योग। क्या था जी हमारे देश में? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, मतलब कि लोग अपने स्तर पर गांव जवार में काम चला लेते थे। लेकिन ये सब बंद हो गए कब? जब कल कारखानों की स्थापना हुई। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर सामान ज़्यादा बनेगा तो उसको बेचने के लिए बाजार भी तो चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कोई भी सामान जब बनता है तो उसे कहाँ पर बेचा जाता है? बाजार में। किसी न किसी बाजार में ले जाकर बेचा जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो 1000 मोबाइल प्रतिदिन बनाती है। आखिर उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। आज 1000 बनाएगी, कल भी 1000 बनाएगी, स्टोर तो करेगी नहीं। आज उसको बनाएगी, उसको एक्सपोर्ट कर देगी, मतलब जगह जगह बाजार में भेज देगी, लोग उसको खरीदेंगे। अगर लोग खरीदना ही छोड़ देंगे तो क्या कंपनी बनाएगी? नहीं बना सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी सामान उतना ही बनाती है जितना मार्केट में बिकता है। क्योंकि डेली का हिसाब लेखा जोखा रहता है उन लोगों के पास कि कितना मार्केट में सेल हो रहा है, कि कौन सा मोबाइल है जो नहीं बिक रहा है, कौन मोबाइल है जो ज़्यादा बिक रहा है। अगर मोटरसाइकिल की कंपनी है तो वो भी देखता है कि कौन मोटरसाइकिल का मॉडल है ज़्यादा बिक रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो उसी को ज़्यादा बनाएगा। जो नहीं बिकेगा उसको नहीं बनाएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कई जो पुराने मॉडल हो जाते हैं मोबाइल के, वो बंद हो जाते हैं, वो नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो मार्केट में बिकता नहीं है। अब मान लीजिए ज़माना है 4G का। कौन आदमी जाता है तो मार्केट में कहता है कि हमें 2G सिम चाहिए। हर कोई 4G आजकल चला रहा है। कोई भी आदमी अगर 4 GB रैम वाला मोबाइल चला लिया है, 64 GB का मेमोरी रख के चला लिया है, उसको 2 GB का मेमोरी दे दो और रैम 1 GB का दे दो, उसको ठीक ही नहीं लगेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो कंपनी क्या करती है? उसको बंद कर देती है और नए मॉडल को लेके आती है, लोग उसे पसंद करते हैं। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता है? बाजार की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बाजार की आवश्यकता है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर चलाना है तो 2 चीज़ होना चाहिए आपके पास। पहला, आपके पास पूंजी होना चाहिए। पूंजी मतलब संपत्ति, और निवेश मतलब होता है लगाना, यानी पूंजी लगाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा श्रम, मतलब आपके यहाँ मजदूर होने चाहिए। क्योंकि ठीक है, कल कारखानों में मजदूरों की संख्या कम होती है, ज़्यादा मशीन काम करता है, फिर भी लोगों का काम तो पड़ता है ना जी। आखिर मशीन भी कौन चलाएगा? कोई ना कोई आदमी ही चलाएगा, मजदूर ही चलाएगा ना। तो कंपनी को चलाने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक चाहिए पूंजी मतलब पैसा, और दूसरा क्या चाहिए जी? मजदूर चाहिए, श्रम चाहिए। साधारणतया औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो कोई भी नया वस्तु का जो उत्पादन होगा, नई वस्तु जो बनेगी, वो किसी न किसी मशीन के द्वारा ही बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान
कारखाना पद्धति ने लिया। यानी जो लोग पहले घर में ही अपना सामान बना लेते थे, घर पे ही कपड़ा बना लेते थे, अपनी आवश्यकता की हर वस्तु लोग क्या करते थे, पहले घर पर ही बना लेते थे। लेकिन बाद में जब कंपनियां खुलने लगी, कारखाने खुलने लगे, तो सारे के सारे सामान कहाँ से बनने लगे, कंपनियों के द्वारा बनने लगे। नीचे आप देख सकते हैं, आपकी किताब में 2 चित्र दिया होगा, एक दिया है कुटीर उद्योग और एक दिया है कारखाने। कुटीर उद्योग देख सकते हैं आप लोग, पुराने टाइम में चरखे काट कर लोग कपड़ा बनाते हैं, कई तरह से बर्तन वर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन, और इसी को बेच करके अपना कार्य चलाते हैं। और बगल में आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्रियाँ जिसमें से धुएं निकल रहे हैं, इसमें भी वस्तुएं तैयार होती है। तो आज का जो युग है वो है फैक्ट्री का युग है। किसका युग है जी, फैक्ट्री का। हर चीज लोग हाथ से कम और मशीनों के द्वारा बने हुए वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। कारण ये है कि अपने हाथ से कोई भी वस्तु जब बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है, खर्च भी ज़्यादा लगता है और देखने में उतना सुंदर भी नहीं लगता है। लेकिन जो मशीन से बनता है वो देखने में भी सुंदर है, खर्चीला भी कम है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति आजकल अपने हाथ से बनाने में कम, खरीदने में ज़्यादा विश्वास रखता है। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। 1750 ईस्वी तक जो ब्रिटेन था यानी इंग्लैंड, वो किस प्रकार का देश था, कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश का अर्थ हुआ वहां पर केवल खेती होती थी। केवल क्या होती थी, खेती। देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। देश की 80% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी, मतलब जो हाल पहले उस समय अंग्रेजों का था वही हाल आज भारत का है। आज से करीब करीब 270 साल पहले जो स्थिति इंग्लैंड में थी वो स्थिति यहाँ की अब है। मतलब कि गाँव में लोग अभी भी खेती ज़्यादा करते हैं, लोग ज़्यादा अभी भी गाँव में ही रहते हैं, और कल कारखाने हमारे देश में अभी उतने नहीं है जितना उन लोगों के पास है। तो वो लोग आज से 270 साल पहले डेवलप कर गया था जहाँ पे आज हम लोग हैं। सोचिए 270 साल में वो लोग कितना आगे गया होगा। समझ में आ रहा है बात। तो बहुत डेवलप था, उन लोग बस दिमाग था, पढ़े लिखे लोग थे। इसी का कारण था कि इंग्लैंड पूरी दुनिया पर राज किया था, केवल भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है ना, उस पर भी राज किया था वो, क्योंकि उसके पास दिमाग था, वो पढ़ा लिखा था। और पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ही दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है। सारा खतरनाक काम पढ़ाई लिखाई से ही पैदा होता है। अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण वह कृषि द्वारा करती थी। सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच मतलब शीशा, लोहा और मिट्टी के बर्तन का उद्योग गांवों में कृषकों द्वारा किया जाता था। कृषक मतलब होता है किसान। कृषक मतलब क्या होता है जी, किसान होता है। और मतलब यही सब काम, लोहा का, मिट्टी का बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, ऊन बनाना, ये सब गांव के लोग काम करते थे और अपना जीवन यापन चलाते थे। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन उद्योगों में प्रमुख कपड़ा उद्योग था, और इन सारे उद्योग में सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, कपड़ा उद्योग था। यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, जो प्रायः घरों में मानव चालित यंत्रों के द्वारा होता था। 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। गिल्ड से जुड़े उत्पाद निपुणता और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य था। अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से यह व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे। उन्होंने गांव के किसानों एवं मजदूरों से काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। मतलब एक नियम चला, गिल्ड प्रथा। कौन सी प्रथा चली, गिल्ड प्रथा। गिल्ड प्रथा का अर्थ होता है ना कि जो भी व्यवसायी थे, जो भी पैसे वाले लोग थे, उद्योग धंधे वाले लोग थे, जो शहरों में रहते थे, उनको ये दिखने लगा कि भाई इस समय अगर कमाई कहीं पर है तो वो है गाँव में। कहाँ है जी, तो ये गाँव में अपना जा करके डेरा डंडा डालने लगे और वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देते थे। मतलब खेती भी करने का ट्रेनिंग देते थे कि आप खेती कैसे करेंगे तो अच्छी फसल होगी। इसी को कहा जाता था गिल्ड प्रथा, ठीक है ना। और आज आप लोग देख लीजिए, सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चलाती है भारत में कि
किसान जो खेती करता है वो किस प्रकार करे। आप लोग डीटीएच पर टीवी पर एक चैनल बना हुआ है किसान, डीडी किसान, आप लोग कहीं देखे होंगे, खैर उसको कोई देखता भी नहीं है। तो उस पर 24 घंटा खेती के बारे में समझाया जाता है, 24 घंटा समझाया जाता है कि आपको खेती कैसे करनी चाहिए ताकि आपकी फसल अच्छी हो, फिर भी कोई उसे देखता नहीं है। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों ने भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं एवं बच्चों की भी भागीदारी बढ़ी। मतलब पुरुष तो काम करते ही थे, इसमें महिलाएं भी काम करती थी और उनके बच्चे भी काम करते थे। ब्रिटेन के गांव में रंगाई एवं छपाई का काम भी होता था। इसके बाद उसका निर्यात, देखिए एक शब्द होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात मतलब होता है मंगाना और निर्यात मतलब होता है भेजना। निर्यात मतलब क्या होना है, भेजना होता है। उपनिवेशों के बाजार में दिया जाता था। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ, के पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था और कुटीर विकास उन्मुख था। यह दौर आदि प्रौद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। उस दौर को क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण के नाम से। तो अभी तक आपने क्या जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, आजीविका का अर्थ क्या होता है, कैसे मतलब कुटीर उद्योग है, आज कैसे कंपनियां उसको मतलब हटा करके अपना जगह बना ली है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हमने जाना। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे औद्योगिकरण के कारण। वे कौन कौन से कारण थे कि इतने कारखाने बने, वो कौन कौन से कारण थे इतने मशीनों का आविष्कार हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।